एक बुजुर्ग महिला जवान और खूबसूरत लड़की के साथ थाने में जाती है और वहां जाकर दरोगा साहब से उनकी शिकायत लिखने के लिए कहने लगती है। जैसे दरोगा साहब शिकायत के बारे में सुनते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह लोग तो मंत्री के आदमियों के खिलाफ शिकायत लिखवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से पहले तो उनसे प्यार से वहां से भेजने के लिए कहने लगता है, लेकिन जब बुजुर्ग महिला बार बार शिकायत लिखने के लिए कहती है तो उसके बाद दरोगा साहब हवलदार से बोलकर दोनों को धक्का देकर वहां से बाहर निकलवा देता है। बुजुर्ग महिला इस बात को देखकर पूरी तरह से मायूस हो जाती है और बाहर बैठकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे ज्ञात होता है कि उसके पास फोन है और उस फोन के अंदर उसके बेटे का नंबर है। इसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती है और अपने बेटे के पास फोन मिला देती है। जैसे ही बेटे को यह पता चलता है कि उसकी मां को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया गया है और उसकी शिकायत नहीं लिखी गई है, तो इसके बाद बेटा फौरन एसपी साहब के पास फोन मिलाता है और उनको थाने पर आने के लिए कह देता है। इधर जो बेटा होता है वह भी वहां पर आ जाता है और थोड़ी ही देर में थाने पर बड़े बड़े अधिकारियों की भीड़ लग गई थी। कौन थी ये बुजुर्ग महिला और इसका बेटा क्या किया करता था जिस वजह से इतने बड़े बड़े अधिकारी उस थाने पर आ गए थे, और क्या होता है इससे आगे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है। माता पिता अपने बच्चे को पाकर बड़े ही खुश हैं, क्योंकि उनकी शादी को काफी दिन हो गए थे और काफी दिन बाद उनको यह बच्चा हुआ है। इस बात की वो खुशी मना ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे का जो पिता होता है उसकी एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है। और इसके बाद अब मां बच्चे की देखभाल के लिए अकेली रह गई थी। कौशल्या देवी अपने बेटे की पालन पोषण के लिए दिन रात एक करके मेहनत करती है और मेहनत करके अपने बच्चे को पालने पोसने लगती हैं। बच्चे का नाम विक्रम था और विक्रम अपनी मां की मुसीबतों को देखते हुए बड़ा हुआ था। और जब वह जैसे ही स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है तो वह सोच लेता है कि उसे पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, ताकि उसकी मां को ऐसी मेहनत ना करनी पड़े जो वो बचपन से देखता हुआ आ रहा था। इसी वजह से विक्रम स्कूली पढ़ाई लिखाई में भी काफी ज्यादा होशियार होता है और स्कूली पढ़ाई के बाद वह ग्रेजुएशन करके अपनी आगे की पढ़ाई इस तरह से करने लगता है ताकि वह एक बड़ा अधिकारी बन सके। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वह एक डीएम बन जाता है। जैसे वह डीएम बनता है तो डीएम बनने के बाद अपनी मां कौशल्या से कह देता है, मां, अब तक तुमने बहुत सारे दुख झेल लिए हैं, लेकिन इससे आगे तुम्हें अब दुख झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है और यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। अब इसके बाद तुम आराम से घर के अंदर रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मां अपने बेटे की कामयाबी को देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है, बेटा बड़ा ही अच्छा है, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं आराम से घर के अंदर रहूंगी, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद बेटा अपनी ट्रेनिंग को कराता है और ट्रेनिंग को करने के बाद जब बेटे की पोस्टिंग हो जाती है तो वहीं पर वह अपने साथ अपनी मां को ले जाया करता और जहां पर भी वो ड्यूटी किया करता वहीं पर उसकी मां उसके साथ में रहा करती। अब बेटा जवान तो हो गया था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन अभी तक बेटे की शादी नहीं हुई थी। तो इसके बाद जो उसकी मां होती है विक्रम की, वह उसकी शादी की चिंता करने लगती है और कहती है, बेटा मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और इससे ज्यादा समय हो जाएगा तो फिर कोई भी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। इस बात को सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो और मेरे ख्याल से अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। उसके बाद मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा और वो हमारे घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा
कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर माँ बेटे से कहने लगती है, हाँ बेटा, वही मैं कह रही हूँ। तो तू ही ढूंढ ले अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की। लेकिन तभी जो बेटा होता है वो कहने लगता है, नहीं माँ, अपने लिए मैं लड़की नहीं ढूंढूंगा। आपको ही मेरे लिए लड़की ढूंढनी होगी। जो लड़की आप जैसी होगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन पर आपका ही अधिकार है। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसके लिए मैं ऐसा डिसीजन खुद नहीं ले सकता। इस बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने बच्चे को पाला था उसी तरह से वो खड़ा उतर रहा था हर मापदंड पर। और यह सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आई थी। इसके बाद बेटा अपनी ड्यूटी को करता रहता है और माँ उसके लिए लड़की ढूंढने लगती है। वह कई जगह पर अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढती है, लेकिन कोई भी लड़की उसे अपने बेटे के लिए परफेक्ट नहीं लगती। कोई लड़की वैसे अच्छी होती है तो वह सुंदर नहीं होती, और कोई सुंदर होती है तो उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हुआ करते। ऐसा ही करते करते काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी तक विक्रम के लिए उसे अच्छी पत्नी नहीं मिली थी, और वह अपनी बहू की तलाश इधर-उधर जारी रखती है। जो माँ कौशल्या होती है वह अपने बेटे की कहीं भी पोजीशन का फायदा नहीं उठाती है, और अक्सर वह खुद ही जाकर मार्केट से अपने लिए सब्जियां खरीदा करती, अपने लिए खाने का सामान खरीदा करती, और किसी भी चीज के लिए वह नौकर को नहीं भेजा करती है। इसके बाद एक दिन ऐसे ही माँ कौशल्या देवी साधारण तरीके से मार्केट जाती है और मार्केट जाकर वहां पर सब्जियां खरीदने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जब वह सब्जियां खरीद रही थी उसी दौरान उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो कि शायद कॉलेज की लड़की थी और कॉलेज से पढ़कर वहां से निकल रही थी। जैसे कौशल्या देवी उस लड़की को देखती हैं तो एकदम से उस लड़की के अंदर उसे अपनी बहू दिखाई देने लगती है, और इसके बाद कौशल्या देवी उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। वह सोचती है कि यह लड़की मेरे लड़के के लिए बड़ी अच्छी रहेगी, तो क्यों ना मैं इससे बात करूं। अगर यह मेरे बेटे से शादी कर लेगी तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही कौशल्या देवी उसके पास पहुंचती हैं उसी दौरान लगभग 3 से 4 लड़के आकर उस लड़की को छेड़ने लगते हैं, और वह लड़की उनका विरोध कर रही थी। जब कौशल्या देवी यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह उन लड़कों को धमकाने लगती है। जब उन लड़कों को वह धमकाती है तो धमकाने से वो लड़के फिलहाल तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उस लड़की से कह देते हैं, कोई बात नहीं, आज तो इस बुढ़िया की वजह से हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये बुढ़िया है, हम इस पर हाथ उठाते भी चोखे नहीं लगते हैं, लेकिन कल देखते हैं कल तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। ऐसा वार्निंग देकर वो लड़के वहां से चले गए थे। और इसके बाद जो माँ कौशल्या देवी होती है वह उस लड़की को संभालने लगती है, कहती है, बेटी यह लोग कौन थे और तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रहे थे। इसके बाद जो लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है वह माँ कौशल्या देवी को बता देती है, माँ जी, यह लोग यहाँ के लोकल गुंडे हैं और यह बार बार ऐसे हम लोगों को परेशान किया करते हैं। मैं एक नहीं हूँ, ज्यादातर लड़कियों को यह कॉलेज पर आकर ऐसे ही परेशान किया करते हैं और मेरे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं। रोज के रोज किसी ना किसी बहाने से मेरी जान बच जाती है और ऐसी मेरा समय व्यतीत हो रहा है। कई कई दिन मैं कॉलेज भी नहीं आया करती हूँ, इस डर के कारण कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। फिर जब माँ कौशल्या इस बात को सुनती है कि उस शहर के अंदर, जिस शहर के अंदर उसका बेटा डीएम है, वहां पर इतना बुरा अत्याचार हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत है। तभी माँ कौशल्या देवी उससे कहने लगती है, बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम लोग पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराते। तो इसके बाद वह लड़की नेहा कहने लगती है, माँ जी, पहले कई बार हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस वाले इन लड़कों का नाम सुनते ही इस कंप्लेंट पर काम करने से मना कर देते हैं और हम लोगों को वहां से भगा देते हैं। यह बात कौशल्या देवी को और भी ज्यादा हैरान कर देती है और इसके बाद वह कहती है, ऐसा नहीं है,
तुम लोगों ने कंप्लेंट ही दर्ज नहीं कराई होगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी और आज के बाद ये लड़के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब जो नेहा होती है वह बार बार बुजुर्ग महिला से मना करने लगती है, कहती है, माँ जी कोई बात नहीं, वो लोग नहीं करेंगे इस पर कार्रवाई। लेकिन कौशल्या देवी जिद लगाकर बैठ गई थी और कह रही थी, कैसे नहीं करेंगे, मैं भी तो देखूं वो तुम्हारी कंप्लेंट कैसे नहीं लिखते हैं। इसके बाद कौशल्या देवी नेहा के साथ बड़े ही रुबाब में वहां से सीधा थाने चली जाती है। वहां पर जाकर वह दरोगा साहब के सामने पूरी के पूरी बात रखती है और रखने के बाद उससे कहती है, साहब उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दो। अब दरोगा साहब पहले तो कौशल्या देवी और नेहा को अंदर बिठा आता है आराम से, क्योंकि कौशल्या देवी काफी ज्यादा बुजुर्ग थी और बुजुर्ग होने का वह सम्मान कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बुजुर्ग महिला उस लड़की के साथ वहां पर विधायक के आदमियों की शिकायत करने के लिए आई है, तो उसके बाद वह मना करने लगता है, कहता है, देखिए माँ जी, हम उनकी शिकायत नहीं लिख सकते। अगर हम उनकी शिकायत लिखेंगे तो मेरी नौकरी पर बात बन जाएगी। मैं आपकी शिकायत नहीं लिख सकता। ऐसा कहकर वह उससे मना करने लगता है। लेकिन तभी जो कौशल्या देवी है वो उनसे कहने लगती है, यह तो कोई बात नहीं हुई। क्या मंत्री के हिसाब से यह देश चलेगा? मंत्री को इतना बड़ा हो गया जो उसके आदमियों के खिलाफ तुम शिकायत भी नहीं लिख रहे हो। इसके बाद वह दरोगा हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है, माँ जी ऐसा नहीं होगा। लेकिन कौशल्या देवी बार बार इस बात को लेकर जिद पकड़ बैठी थी और कह रही थी कि शिकायत तो तुम्हें लिखनी ही होगी। अब इस बात को वहीं से गुजर रहा एक और दरोगा सुन लेता है और वह दरोगा मंत्री जी का खास था और उसकी अच्छी खासी चमचागिरी किया करता था। जैसे ही वह सुनता है कि मंत्री के आदमियों के खिलाफ यह शिकायत लिखवाना चाहती है, तो उसके बाद वह एकदम से वहां पर आता है और उस बुजुर्ग महिला कौशल्या और नेहा को धमकाने लगता है। जब वह उसे धमकाता है तो कौशल्या देवी भी उसे उल्टा धमकाने लगती है। लेकिन उसके बाद जो वह दरोगा चापलूस होता है वह उन्हें धक्के देकर वहां से निकालने लगता है। यह सब कुछ देखकर जो पहला दरोगा था वह उस दूसरे दरोगा को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो दूसरा दरोगा मंत्री से जिसकी जान पहचान थी वह उसकी एक नहीं सुनता है और उसे धमकाकर चुप बिठा देता है। वह दरोगा भी चुप बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है कि इसकी ऊपर तक जान पहचान है। अगर यह कुछ कहेगा तो मेरा फौरन से ट्रांसफर हो जाएगा। इसी वजह से वह चुपचाप ऐसे ही रह जाता है। कौशल्या देवी और नेहा को दोनों को थाने से बाहर निकाल दिया गया था और फिलहाल कौशल्या देवी के आंखों में आंसू आ गए थे। यह सब कुछ देखकर और थाने का ऐसा हाल देखकर तभी अचानक से जब वह बाहर निकल जाती है तो उसे अपने बेटे की याद आती है। वो सोचने लगती है कि जब मेरा बेटा डीएम है तो ये लोग तो एक साथ में ही सीधे हो जाएंगे। मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ। इसके बाद जो नेहा होती है उससे कहती है, माँ जी मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग शिकायत नहीं लिखेंगे, तो आप चलो मेरे साथ। यहाँ पर रुकने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी जो कौशल्या देवी होती है वह अपना फोन निकालकर अपने बेटे को फोन मिला देती है और उसको पूरी सिचुएशन बता देती है। कहती है, बेटा इस तरह से एक लड़की मार्केट में उसे लड़के छेड़ रहे थे। जब मैं उसके साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई तो यहाँ पर पुलिस वालों ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही कौशल्या देवी का बेटा विक्रम यह बात सुनता है कि उसकी मां को पुलिस वालों ने धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया, तो एकदम से वह आग बबूला हो जाता है और उसके बाद अपनी मां से उस थाने के बारे में पूछता है। तो मां उसे उस थाने के बारे में बता देती है और जो बेटा होता है वह वहां से सीधा एसपी साहब के पास फोन करता है और भी कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के पास फोन करता है। उन्हें फौरन थाने पर पहुंचने के लिए कहता है। तो एसपी साहब का काफिला तुरंत अपने ऑफिस से वहां से निकल जाते हैं और सीधा थाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जो डीएम साहब होते हैं
वह भी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठते हैं। उसने अपनी माँ को थाने पर बैठने के लिए ही कहा था और कहा था कि माँ, मैं जल्द से जल्द वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन नेहा बार बार उसे चलने के लिए कह रही थी। तो कौशल्या देवी उसे रोकती है, कहती है, बेटी रुक जा, थोड़ी देर तो रुक जा, अभी मेरा बेटा आने वाला है, उसके बाद हम तेरी शिकायत लिखवाएंगे। नेहा बार बार मना करती है, लेकिन कौशल्या देवी जिद पकड़ बैठी थी। तो इसी वजह से नेहा भी थक हार कर वहीं बाहर बैठ जाती है और उसके बेटे के आने का राह देखने लगती है। थोड़ी देर में उस थाने के ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां आने लगती हैं और कई बड़े अधिकारी गाड़ियां लेकर वहां पर आते रहते हैं। जब बड़े अधिकारी वहां पर आते हैं तो नेहा सोचती है कि माँ जी से कह देती हूँ कि इन बड़े अधिकारियों के सामने वो शिकायत लिख देंगे और शिकायत लिख जाएगी तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह माँ से शिकायत लिखने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी कौशल्या देवी उससे कहती है, बेटी थोड़ा रुक जा, मेरा बेटा आने वाला है और उसके बाद ही हम लोग थाने में चलेंगे। अब नेहा परेशान तो काफी है, लेकिन वह बुजुर्ग महिला का सम्मान करती है और इसी वजह से उनकी बात मानकर वहीं पर बैठी रहती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से डीएम साहब की गाड़ियों का काफिला वहां पर आ जाता है और उस गाड़ी से जवान डीएम साहब निकलते हैं। जैसे डीएम साहब निकलते हैं तो नेहा डीएम साहब को भी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि यह यहाँ के डीएम साहब हैं। और इसके बाद वह अम्मा से कहना तो चाहती है, लेकिन चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है। डीएम साहब के सिक्योरिटी में निकलते हैं और डीएम साहब जैसे ही अपनी माँ को थाने के बाहर बैठा हुआ देखते हैं तो उनके आंखें लाल हो गई थी गुस्से से। और इसके बाद वह फौरन अपनी माँ के पास आते हैं। जैसे ही वो अपनी माँ कौशल्या के पास आकर उससे कहते हैं, माँ कौन है वो, मुझे बताओ, चलो मेरे साथ। तो इस बात को सुनकर नेहा पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि यह जो बुजुर्ग महिला है यह और कोई नहीं, डीएम साहब की ही माँ है और इस वजह से यह बार बार रुकने के लिए कह रही थी। इसके बाद नेहा तो चुपचाप रहती है, लेकिन कौशल्या देवी नेहा को अपने साथ लेकर और अपने बेटे के साथ उस थाने में घुस जाती है। एसपी साहब और डीएसपी साहब सभी लोग पहले ही आ चुके थे। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर इकट्ठा थे और वहां जाने के बाद जो माँ होती है वह अपने बेटे को बताने लगती है थाने के अंदर जो कुछ भी हुआ था और किसने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया था। पहले दरोगा के बारे में तो वो बता देती है कि इस तरह से इसने कहा था, लेकिन जब दूसरे वाले दरोगा के बारे में सारी बातें बताती है तो डीएम साहब को बड़ा ही गुस्सा आता है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वो पहले इस काम पर कार्रवाई करने लगे थे और यहाँ पर जो पहले वाला दरोगा होता है उसको तो केवल धमकाया जाता है, क्योंकि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। चाहे सामने कोई भी हो, सबको बराबर अधिकार होता है। लेकिन दूसरे वाले दरोगा को, जिसने धक्के देकर उसकी माँ को और उस लड़की को वहां से बाहर निकाल दिया था, उसको फौरन से सस्पेंड कर दिया जाता है और उससे आगे उस पर केस भी चलता है। उस मंत्री के आदमियों के खिलाफ भी केस दर्ज हो जाता है और उसके बाद उस केस पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाती है। यह सब कुछ देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिन मंत्री के आदमियों पर कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पाया था, उन आदमियों के ऊपर उसकी वजह से कंप्लेंट दर्ज हो गई है। वह अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है, लेकिन सामने जो कुछ भी चल रहा था उस पर उसको विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। वह सोचने लगती है कि शायद यह मेरा सपना है और थोड़ी देर में मैं नींद से जाग जाऊंगी। इसके बाद डीएम साहब वहां से बाहर निकलते हैं, साथ में नेहा भी निकलती है और साथ में डीएम साहब की मां भी होती है। तभी बाहर निकलते ही जो डीएम साहब होते हैं वह अपनी मां से पूछने लगते हैं, मां, मैंने तुमसे कई बार कहा है ना कि खुद मार्केट मत जाया करो, नौकरों को भेज दिया करो, वो भी सामान ला देंगे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। तभी जो डीएम साहब की मां होती है वो कहती है, बेटा
मुझे अच्छा नहीं लगता नौकरों से काम कराना, और इसी वजह से मैं नौकरों को नहीं भेजकर खुद ही मार्केट जाया करती हूँ। इसके बाद डीएम साहब अपनी माँ को लेकर अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर जो नेहा होती है वह वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन नेहा ने जैसे डीएम साहब को देखा था तो देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गई थी, और बार बार डीएम साहब का वो चेहरा जब वो गाड़ी से उतर रहा था और अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था, वो उसकी आंखों के सामने आ रहा था। इतनी देर वो लोग थाने के बाहर बैठे हुए थे, तब तक डीएम साहब की माँ यानी कि कौशल्या देवी ने बहुत सारी बातें उसे अपने बेटे के बारे में बताई थी, जिन बातों को उस टाइम पर तो वैसे ही सुन रही थी, लेकिन डीएम साहब को जैसे उसने देखा था तो देखने के बाद मन ही मन उसे प्यार करने लगी थी। इसके बाद जो नेहा होती है बार बार डीएम साहब के ख्यालों में खोती रहती है। इधर जो माँ कौशल्या होती है शाम के समय अपने बेटे से उस नेहा लड़की को लेकर बात करने लगती है और कहती है, बेटा मैंने पता कर लिया है, उसका खानदान भी अच्छा है और वह अच्छे से रहा करती है। दरअसल कौशल्या देवी ने पहली नज़र में तो उसका स्वभाव देख लिया था, और जब गुंडों का उसने विरोध किया था तो उसके बाद उसका कैरेक्टर उन्हें पता चल गया था। और इसके बाद रास्ते में उसने कई बातें ऐसी पूछी थी जिनके जरिए उसे सारी बातें उस लड़की के बारे में पता चल गई थी। तो वह अपने बेटे से उस लड़की से शादी के लिए बोलने लगती है। तो बेटा कह देता है, माँ देखो, मैंने तो उसे जी भरकर देखा भी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो बेशक से उसे मेरी शादी करा दो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद जो कौशल्या देवी होती है वह दूसरे ही दिन नेहा का एड्रेस वहां से निकलवा लेती है थाने से, और वहां पर उसके घर में पहुंच जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कौशल्या देवी है वो वहां पर पहुंच गई थी। और जैसे ही नेहा कौशल्या देवी को घर के अंदर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उनका वेलकम करके उन्हें घर के अंदर ले जाती है। नेहा के माता पिता पूछते हैं, बेटा ये कौन है? तो नेहा बताती है, माँ बाऊजी, एक रात पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैंने मंत्री के आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिए है, तो इन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। इन्हीं का बेटा यहाँ का कलेक्टर साहब है। यह बात सुनकर माता पिता भी उनके अच्छे से आवभगत करते हैं और उसे बिठाते हैं। बिठाने के बाद जो कौशल्या देवी होती हैं वह अपने बेटे की शादी नेहा के माता पिता से करते हैं। और यह बात जैसे नेहा के कानों में पड़ती है तो वह एकदम से शर्मा जाती है, क्योंकि उसे भी विक्रम बहुत ज्यादा पसंद था और वह भी यही चाहती थी। लेकिन वह डर रही थी कि इतने बड़े आदमी से ऐसे कैसे बात करें। यहाँ पर जो नेहा के माता पिता होते हैं वह इस बात को सुनकर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतने बड़े डीएम साहब की शादी हमारी बेटी से कैसे हो सकती है। तो वो कहने लगते हैं, बहन जी कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? लेकिन तभी कौशल्या कहती है, नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। दरअसल मेरा बेटा काफी दिनों से शादी के योग्य हो गया है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही थी। कल जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो उसी समय तय कर लिया था कि अगर इस लड़की की शादी नहीं हुई होगी तो इसी से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी। आपके घर पर आई हूँ, अपनी बेटी से पूछ लीजिए क्या वो इस शादी के लिए राजी है। अगर वो एग्री है तो ठीक है, या फिर उसे कुछ मेरे बेटे से कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकती है। इसके बाद जो नेहा के माता पिता होते हैं वह भी इस शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और अपनी बेटी से इस बारे में बात करते हैं। बेटी इन बातों को सुनकर शर्मा जाती है और यह एक इशारा था कि नेहा को भी विक्रम पसंद है। इसके बाद दोनों घर वालों के रजामंदी से एक निश्चित मुहूर्त निकाला जाता है और उस मुहूर्त पर विक्रम और नेहा की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद नेहा दुल्हन बनकर विक्रम के घर में आती है और उसके बाद उसकी सास की और उसकी अच्छी खासी पटा करती है। उस दरोगा के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया गया था और यहाँ पर जो विधायक जी थे
उनके आदमियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है और उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। यह बातें चारों तरफ फैल गई थी कि जिस तरह से डीएम साहब की मां गई थी और उन्होंने थाने में रपट लिखवाई है, तो इसी वजह से लोग डीएम साहब की वाहवाही करने लगे थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।